बस ज़िंदगी को स्टडी करो और जो कुछ भी आप पाएंगे वो लिखो। ये न थी हमारी किस्मत थी कि विशाल यार होता, अगर और जीते रहते ये इंतज़ार होता। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं आई हूं तहसील बुनियार के त्रिकंजन गांव में। और यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही फेमस पोइट से, जो कि एक बहुत फेमस ऑथर भी हैं। और इनको यहाँ पे फेमसली नज़र बुनियारी के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा, चूंकि काफ़ी लोग आपको पहले से जानते हैं, अब जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा तारुफ कि किस तरह से लिटरेचर की जर्नी आपने शुरू की। मुझे याद ही नहीं है मैंने कब से शुरू की, लेकिन ये याद ज़रूर है कि मैंने जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था तो मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले मैंने एक मजमून लिखा था, बंदा मज़दूर को जाकर मेरा पैगाम दे। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक अखबार में छपा था, जम्मू में, हमारा कश्मीर। और ज़्यादा रादूता अखबार था, दोनों अखबारों में छपा था। तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो श्रीनगर के निकलने वाले अखबारों में छपने लगा मैं। उसके बाद फिर रेडियो में आ गया, फिर टीवी में आ गया। बहरहाल लिखना कैसे शुरू किया ये मुझे याद नहीं है, लेकिन लिखना पढ़ना जो होता है ये एक नॉर्मल रूटीन मीटर के तहत लिखना पढ़ना होता है। तो क्योंकि अदब है, अदब के बारे में सोचना पड़ता है क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। मेरा जो अदब का मंशूर था वो था अदब राय ज़िंदगी, उसी पर लिखता था, मेरा मोटू मोटू वही था। तो उसके बाद मैंने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया। अखबारों के बाद मैगज़ीन लिखे। 1967 में मैंने पहला अफसाना लिखा था, क्लाइमेक्स, जी। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बरसगीर के मशहूर रसाला 20वीं सदी दिल्ली में शाया हुआ था। उससे मेरी शोहरत बढ़ गई और मुझे ख़त खतूत वगैरह आने लगे बहुत दूर दूर से, बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों से। उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया और आज तक लिखता रहा हूँ। मुझे बताइए कि देखिए, जब हम पहाड़ी लैंग्वेज की बात करते हैं और लिटरेचर की बात करते हैं, तो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी इस लिटरेचर को एक मुकाम देने के लिए। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की जानिब से कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक अलग डिपार्टमेंट है पहाड़ी के लिए, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं पहाड़ी में बहुत बाद में लिखा, मैंने 1987 में लिखा, मैंने पहाड़ी में लिखना शुरू किया। तब तक मैं उर्दू में लिखता था। आज मैं उर्दू में भी लिखता हूँ, पहाड़ी में भी लिखता हूँ। तो पहाड़ी में कि मदर मदर टंग है, मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान में लिखना ज़्यादा हक भी बनता है, और हमारा फ़र्ज़ भी है कि मादरी ज़बान को परवेज ज़्यादा ज़्यादा दें। मादरी ज़बान में मैंने 8 किताबें लिखी हैं आज तक। 6 किताबें उर्दू में लिखी हैं, 8 पहाड़ी में लिखी हैं। 10 बुक अवार्ड भी मिला है मुझे पहाड़ी में, कि मैं पहाड़ी में ही लिखता हूँ ज़्यादातर। लेकिन अब कुछ वक्त से न पहाड़ी में लिखा न उर्दू में लिखा, क्योंकि मेरी लॉस ऑफ मेमोरी का शिकार हूँ मैं। याद नहीं रहता है, कल की बात आज याद नहीं रहती है, सुबह की बात शाम को याद नहीं रहती है। वो लिखता हूँ, लेकिन अब पहाड़ी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आपने तो पहाड़ी लैंग्वेज को रिवाइव किया है। मैंने ये भी सुना है कि आपका जो वर्क है वो रशियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, एक मेरा अफसानवी मजमूआ था, दूसरा आदम, हम्म। कि मैंने 1971 में लिखा था। हम्म। इसका ट्रांसलेशन हुआ है रशियन रशियन लैंग्वेज में। हम्म। तो क्योंकि मैं रशिया भी गया हूँ, पहला मेरा चक्कर जो था फॉरेन का वो उज़्बेकिस्तान था, ताशकंद। हम्म। ताशकंद में जो ताशकंद यूनिवर्सिटी थी, उसके वाइस चांसलर थे बाबा जान गफूरोव, डॉक्टर बाबा जान गफूरोव। हम्म। तो उन्होंने मेरा अफसाना अफसानी मजमूआ लिया उर्दू का, और उसका ट्रांसलेशन करवाया वहाँ। पता नहीं क्या नाम था उनका, शेर खान के क्या नाम था, पाकिस्तान के थे, पेशावर के। हम्म। ट्रांसलेशन करवाया।
मुझे बताएँ कि आपका जो लिटरेचर है कश्मीर में पढ़ा जाता है, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी पढ़ा जाता है। तो आप पाकिस्तान कितनी दफ़ा गए हैं जब हालात नॉर्मल थे और यहाँ से वहाँ जा सकते? मैं पाकिस्तान 28 मरतबा गया हूँ, और सबसे पहले मैं 87 में गया हूँ, 87 में। लास्ट दफ़ा 2014 में गया हूँ, उसके बाद फिर नहीं गया। पाकिस्तान में कुछ इदारों ने मुझे अवार्ड भी दिए हैं, एजाज़त बख्शे हैं। जी। तो 1914 के बाद में 2014 के बाद मैं नहीं गया वहाँ, क्योंकि रास्ता बंद हो गया। वहाँ से भी नहीं गया, यहाँ से भी नहीं गया। इंशाअल्लाह जो फिर हालात ठीक हुए फिर जाऊँगा। पाकिस्तान का जो लिटरेचर है थोड़ा उसके बारे में बताएँ, कितना रिच लिटरेचर उनके पास है? उनके पास बहुत रिच लिटरेचर है, क्योंकि उनके पास एक ही ज़बान है उर्दू की। उर्दू मादरी ज़बान है उनकी, 4 ज़बानें उनकी मादरी ज़बानें हैं। उर्दू जो है सब पढ़ते हैं, सब बोलते हैं, सब लिखते हैं, और एक ही ज़बान से सब बात करते हैं, उर्दू से, उर्दू में। इसलिए वहाँ लिटरेचर जो है वो बड़ा रिच है, वो मैं बड़ा लाइक करता हूँ। हमारे अल्लामा इकबाल जो थे पाकिस्तान में पले बड़े, वहीं उनका मदफन भी है। और मुझे बताएं कि देखें, जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो कोई ऐसा होता है आपकी लाइफ में जिससे आप इंस्पायर होते हैं, तो आपने ज़्यादा किस पोइट को पढ़ा है? मैंने ज़्यादातर गालिब को पढ़ा है, गालिब को पढ़ा है। इकबाल का भी बड़ा शायदा रहा हूँ, शायदाई रहा हूँ, लेकिन गालिब को पढ़ा है। मुझे पसंद था, प्यारा था, बड़ा प्यारी प्यारी शायरी थी गालिब की। कुछ कपलेट सुना दीजिए। ये न थी हमारी किस्मत थी कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते ये इंतज़ार होता। जी। मुझे बताएं, आपका जो वर्क है उसमें एक बहुत ही फेमस वर्क आपका था जिसका टाइटल था मेरे कफन में ये किसकी लाश है। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि वो आपने किस तरह से लिखा था, क्या आइडिया था उसके पीछे? किसकी लाश है मेरे कफन में, ये मेरा अफसानी मजमुआ है, और ये मैंने कश्मीर के हालात पर लिखा था। कश्मीर के हालात अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुए, वो खुदा का शुक्र है अमन है, वो उस पर मैंने लिखा था वो, कि एक बच्चा जो है वो, एक एक बुज़ुर्ग आदमी जो है वो जाता है ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ कौन क्या कैसे कैसे रहते हैं ज़िंदगी में, कैसे गुजर बसर होती है लोगों की। तो वहाँ पर एक कब्रिस्तान होता है, जिस जहाँ पर कतवे बेचने वाले होते हैं, कब्रें खोदने वाले होते हैं। वो लोगों से पैसे लेते हैं, इतने पैसे दे दो, हम इतनी कब्रें खोदेंगे, कितनी कब्रें खोदनी है, कितने कतवे बनाने हैं। तो ये भी वहाँ होता है। कि अचानक एक जगह को कहते हैं कि आप इधर जाओ, ये जाता है वहाँ, वहाँ देखता है लड़के की लाश। ये कहता है यार ये तो मेरा, मुझे जाना था यहाँ, इसकी जगह मेरा बच्चा चला गया है, ये कैसे हो सकता है, ये मरना मुझे था लेकिन मेरा बच्चा मर गया है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था ये किसकी लाश है मेरे कफन में। जी। कफन मेरे लिए बना था, लेकिन इसमें मेरा बच्चा लपेटा हुआ है। अभी जो नौजवान बच्चे हैं पहाड़ी की तरफ उतना राग़िब नहीं है और पहाड़ी लिटरेचर की तरफ ख़ासकर ज़्यादा राग़िब नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? पहाड़ी के लिए सिर्फ पहाड़ी बोलने वाला ही रागिब है, और कौन हो सकता है रागिब। हुँ, लेकिन हैं रागिब हैं अब, पहले तो रागिब नहीं थे, अब हो गए हैं। हुँ, जब से पहाड़ी ज़बान को एसटी का दर्जा मिला है, हुँ। तब से ज़्यादा हो गया है। और बडिंग ऑथर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? बस ज़िंदगी को स्टडी करो, और जो कुछ भी आप पाएंगे वो लिखो। और देखिए जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ है या मंटो है, जिनको बहुत वाइडली पढ़ा जाता है, तो उनका जो लिटरेचर है उससे क्या मैसेज बाहर जाता है? अदब राय ज़िंदगी वो लिखते थे, हुँ, उनका मैसेज भी वही था, अदब राय ज़िंदगी। मैं भी यही मैसेज लोगों को देता हूँ कि अदब राय ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह दे दो, हुँ, वो जो फैज़ और मंटो लिखते थे, हुँ। सच्चाई लिखते थे, हकीकत लिखते थे। सैफुल मुलूक जो है बहुत ही फ़ेमस है, तो उसके कुछ कपलेट्स हमें सुना दीजिए। एक कपलेट है उनका कि नीचां दी अशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चुराया हर गुच्छा जखवाया। ये कहते हैं कि जो कमीना आदमी होता है, या नीच होता है, नीच बदजात कमीना,
اس سے کبھی کسی نے فیض نہیں پایا، فائدہ حاصل نہیں کیا ہے۔ جیسے ککر کے درخت پر انگور کا درخت چرا دیا جائے، انگور کی بیل چرا دی جائے، تو اس کا انگور کا ہر دانہ جو ہے وہ ککر کے کانٹوں سے زخم آ جاتا ہے، زخم لگ جاتے ہیں اسے۔